नमस्कार, मैं हूं दिबांग और इस समय मैं हूं लखनऊ में। वजह अब सब जानते हैं, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, यानी अगर इस देश की बात करें तो सबसे बड़ा चुनाव। अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होता। और इन चुनावों में जो सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं वो हैं अखिलेश यादव। इस समय हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। आपका स्वागत है अखिलेश जी। मैं धन्यवाद देता हूं आपका। आपकी आवाज जरूर थोड़ी बैठ गई है, पर आप दिख अभी भी बिल्कुल ताजा रहे हैं। इसका क्या राज है? आवाज तो इसलिए दब गई है क्योंकि इधर बहुत बोलना पड़ा। हाँ, और क्योंकि आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो डस्ट भी है और आपको बोलना भी बहुत है, वो कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात बोली गई है वो जनता तक पहुंची है। तो जैसे अगर आप अभी एक दौर का चुनाव और बाकी है, अगर आप से कोई पूछे कि भाई क्यों दिया, लोगों ने आपको इस बार वोट क्यों दिया, तो आप क्या कहेंगे? क्या वजह रही खास? मैं इस चुनाव को इस तरह देखता हूं, पहले चरण से ये चुनाव जनता का चुनाव बन गया और किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग एकदम साथ आ गए। तो ये जनता का चुनाव था और जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी थी, परेशान थी और उसका कारण ये बना कि समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई कि उन्हें विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी दिखाई दी। एक ये बात है कि आप जो कह रहे हैं, ये सबने नोट किया कि भाई विकल्प के रूप में आपका उभार हुआ। इसका कहां तक फायदा होता है ये मैं बात पूछूंगा बाद में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर योगी सरकार की बात करें तो 3 बड़ी आपको कमजोरियां क्या लगती हैं इस योगी सरकार की? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने लोकतंत्र पर भरोसा नहीं किया और जो जनता की हर जगह आवाज दबाने की कोशिश की गई। यहाँ जितना भी नौजवान आया वो अपमानित होकर के गया। यहाँ बेरोजगार नौजवान अपनी मांगों को लेकर के, कुछ संगठन के लोग तो 5-5 साल यहाँ रहे हैं, 5 साल में भी उन्हें न्याय नहीं दिया सरकार ने। आपने वो किसान का आंदोलन देखा गाजीपुर बॉर्डर पे, और जो बॉर्डर दिल्ली से लगे हुए थे जहाँ आंदोलन चल रहा था, ये सरकार सुनने के तैयार नहीं है। और डेमोक्रेसी में अगर आप लोगों की बात नहीं सुनोगे और सुन करके आपको कुछ फैसले लेने हैं, उनका समाधान करना है, तो इसलिए नौजवान नाराज रहा, किसान दुखी रहा। और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में इन्होंने मनमानी की है, आज अगर हम देश के आंकड़े देखें, फेक इनकाउंटर्स में यूपी नंबर 1 है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस सबसे ज़्यादा यूपी को मिली हैं, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। और दुख की बात यह है कि आईपीएस फरार है यूपी से। तो ये कहीं ना कहीं कारण बना जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नहीं सुनवाई की, उसी वजह से आज उत्तर प्रदेश से जनता बाहर कर रही है इनको। जी, एक लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की। हम देख रहे हैं कि बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है आसपास, यानी आप बिहार देख लीजिए, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, हमेशा ये कहते हैं कि हमारे जो विरोधी हैं वो आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। ये क्या उन्होंने ये इस पर किया, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर पे कैसे अपना ट्रेडमार्क ले रखा? आंकड़े अगर हम देखें और आंकड़ों में हम जाएं तो ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था ज़्यादा खराब रही। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में कई बार लोगों को आत्मदाह करना पड़ा अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अगर हम आंकड़े देखें, बेटियों और महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा कहाँ अन्याय हो रहा है देश में, तो वो उत्तर प्रदेश आप पाएंगे। जहाँ वुमेन कमीशन को सबसे ज़्यादा नोटिस किस प्रदेश से आई हैं महिलाओं के खिलाफ, तो वो आप उत्तर प्रदेश देखेंगे। तो ये आंकड़ों को छिपाते हैं, आंकड़ों से खेलते हैं और कई बार ये मीडिया के थ्रू ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि हाँ, दूसरे दलों में या दूसरी पार्टी की सरकारें होती हैं उसमें कानून व्यवस्था खराब रहती है। लेकिन अगर हम आंकड़ों से देखें और जो दिखाई देता है उसमें देखेंगे कि सबसे खराब कानून व्यवस्था अगर कभी रही है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जी, तो आप ये कह रहे हैं, ये जो आत्मदाह के प्रयास हुए, ये एक तरीके से दिखाता है कि लोग कितने निराश और हताश हैं। न केवल एक घटना, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, एक व्यापारी जब गोरखपुर में गया उसके वसूली के लिए पीट पीट करके मार दिया, कस्टोडियल डेथ हुई है। क्या 2 फीट के पाइप से कोई फांसी लगा सकता है? एक आईपीएस फरार है यूपी में। एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे आरोप लगाया कि आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर के कराई है। तो ये सब छिपाती है सरकार। मैं कहता हूँ आज चुनाव चल रहा है, क्या आईपीएस फरार पर एक बार भी बीजेपी ने कुछ कहा हो? जो हाथरस में घटना हुई उसके बारे में कुछ कहा हो?
जो व्यापारी मारा गया गोरखपुर में उसके बारे में क्या कहा हो, और फिर वहां तो रिकॉर्डिंग है कि डीएम एसपी ये कह रहे हैं कि एफआईआर मत दर्ज कराइए। तो ये जो इनका रूल रहा, लोगों को डरा करके इन्होंने राज किया, लोकतंत्र की जो मर्यादाएं होती हैं उनको ख़त्म कर दिया, जो परंपराएं थी उनको ख़त्म कर दिया, केवल तानाशाही के तरह से काम किया है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये मीडिया के सहारे परसेप्शन बनाते हैं, पर ये भी ये एक परसेप्शन है कि समाजवादी पार्टी आएंगे तो कुछ इस तरह की घटनाएं होंगी। नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी, मैंने अपने भाषण में कहा कि जिनको कानून नहीं मानना है, लॉ एंड ऑर्डर खराब करना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। आज अगर हम आपराधिक मामलों में सूची देखें तो बीजेपी कोई कम थोड़ी है। बीजेपी में आप देखिए कितने लोग हैं। जी जी, तो आपको ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है और मुद्दा रहेगा, क्योंकि जब तक आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो आप विकास कैसे कराएंगे? आप लोगों को भरोसा कैसे दिलाएंगे कि आप कुछ कहीं भी खुले जा सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं? हाँ, मैं भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो लॉ एंड ऑर्डर पर कहीं किसी तरह का कोई समझौता नहीं दिखाई देगा। अखिलेश जी, आपने प्रेस की बात की, आपने कई जगह मैंने इंटरव्यूज देखे, आपने ईमानदार बोल बोल के लोगों को घायल कर दिया। आज दिल्ली में कई पत्रकार घायल हैं। नहीं, अगर देखिए, मैंने उस समय भी जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, मैंने कहा ईमानदार कहना कोई खराब बात थोड़ी है। अगर मैं ईमानदार कह रहा हूं तो ईमानदारी शब्द अगर खराब हो जाएगा तो फिर मैं ईमानदार को क्या किस शब्द से बुलाऊंगा? तो ये नाराजगी स्वयं आई होगी, और शायद उन्होंने जो पत्रकारिता का धर्म है उसको नहीं निभाया होगा, इसलिए उनके अंदर कुछ न कुछ इस तरह की गिल्टी फीलिंग है कि कॉन्शियस नहीं अलाउ कर रहा है ईमानदार सुनने के लिए भी। जी हाँ, ये बता दूं कि अखिलेश यादव उन इंटरव्यूज में जो ईमानदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रहार बड़ा तीखा होता है। आप हंसते हुए भी तीखे प्रहार करना सीखें। नहीं, वो तो क्योंकि उस समय जो जिस तरीके से बातचीत हो रही थी, वो बातचीत में वो बात निकल के आ गई। क्योंकि मैं देखता हूं कई बार जो यूपी में घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे चैनलों ने वो चीज़ नहीं दिखाई। जैसे हम समाजवादी सरकार में होते थे तो कोई घटना यूपी में होती थी, हमारी तस्वीर दिखाई जाती थी उस घटना के साथ। मैंने 5 साल से देखा है, वही चैनल जो मेरे फोटो दिखाते थे आज किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी बड़े नेता की तस्वीर नहीं लगा सकते। तो ये कारण क्या है कि जब विपक्ष आता है तो उसकी हर घटना के साथ फोटो नजर आती है टीवी के उस पर जी। और आज जब बीजेपी की सरकार है तो किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री की तस्वीर नहीं आती किसी घटना को लेकर के जी। एक और जो बात होती है, और खासतौर पे उन पार्टियों के बारे में जहां एक परिवार से पार्टियां चलती हैं, या एक बड़ी पार्टी किसी ने बनाई और फिर बाद में उनकी बेटी आ गई, ये कई राज्यों में हम ये देख सकते हैं, परिवारवाद वाली बात। आपने कहा कि आप अपने बच्चों को नहीं लाएंगे, इस बार आपने अपने परिवार को भी एक तरीके से दूर रखा। क्या ये एक नई सोची समझी, क्या यही है नई सपा कि जिसमें आप ये कहते हैं कि नहीं, सबको हिस्सेदारी मिलेगी, सबको भागीदारी मिलेगी? समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि जो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगते रहे उन आरोपों से बाहर चले जाएं। हाँ। और इसीलिए परिवार के किसी सदस्य को ज्यादा मौका नहीं दिया जो चुनाव लड़े, और भविष्य में भी कोशिश होगी। हाँ, लेकिन अगर कोई क्षेत्र में अगर मेहनत करता है, क्षेत्र अगर उसको मांग करता है, वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि परिवार के लोगों को कम से कम राजनीति की तरफ लाया जाए। जी, पर ये बात कांग्रेस वाले नहीं करते, ये बात बीजेपी वाले ज्यादा करते हैं। नहीं, बीजेपी वाले इसलिए करते हैं कि उन्हें परिवारों की चिंता ही नहीं है। हाँ। और अगर परिवारों की चिंता होती तो क्या मजदूर पैदल घर पहुंचते? अगर उन परिवारों की चिंता होती, जो कोविड में जिस तरह से लोगों की जान गई है, ना दवाई दे पाए, ना बिस्तर दे पाए, और कोविड में सबने देखा था किस तरीके से गंगा माँ के अंदर हजारों लाशें बह रही थी, तो ये जिम्मेदारी उनकी थी, बीजेपी की जिम्मेदारी थी, सरकार बीजेपी की थी, और वो आरोप विपक्ष पे लगाते हैं। इसीलिए मैंने कई बार मौकों पर कहा कि जिनके परिवार होते हैं वो परिवार का दुख दर्द समझ सकते हैं। इस सरकार ने इसी गोमती किनारे दूसरी तरफ दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दे पाए, और जब वहां लाशें जल रही थी, दाह संस्कार हो रहा था, इन्होंने टीन शेड लगा करके छिपाने का काम किया। तो ये सरकार के वो लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार इनको उत्तर प्रदेश से हटा दिया। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जनता ने इनको हटा दिया। जी, ये तो अगर ये हटते हैं तो फिर बात आप पर आएगी कि भाई आप क्या करेंगे। एक तो बड़ी बात ये देखने को मिली, और मैं समझना चाहता हूं उसको आप कैसे देखते हैं, कि हम लोग दिल्ली में बैठे देख रहे थे कि इस बार जो लड़ाई है वो
बाइपोलर हो गए, मतलब 1-to-1 हो गए, या सीधी टक्कर है अखिलेश यादव की बीजेपी के साथ, योगी जी के साथ? इसका आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से आपको किस तरह का फायदा होता है, क्या फायदा होता है? देखिए, जो चुनाव हुआ और इसके बाद चुनाव की तैयारी बहुत दिनों से हो रही थी। मुझे याद है कि मैं उस समय कैंप्स कर रहा था। जिस समय कोई दल काम नहीं कर रहा था, उस समय समाजवादी पार्टी जिले-जिलों में अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुला करके कैंप कर रहे थे। मुझे याद है चित्रकूट में कैंप हुआ, बरेली में कैंप हुआ, मिर्ज़ापुर में कैंप हुआ और बहुत से उत्तर प्रदेश में जगह-जगह कैंप हुआ। तब तक कोविड सेकंड वेव आ गई, जिसकी वजह से मुझे कैंप रोकने पड़े और वो जब कैंप रुक गए, जैसे ही मुझे परमिशन मिली, मैंने रथ यात्रा शुरू की। जो जन समर्थन, जो संगठन, कार्यकर्ता, नेता समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई दिए, इसी को लेकर के मुझे लगता है कि जनता ने विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को स्वीकार किया। क्या एक बात देखिए, हमने ये मंच लगाया हुआ था, पहले हम सोच रहे थे कि यहाँ हम लोग खड़े होंगे, थोड़ी देर के लिए खड़े हो नहीं, जाते हैं बिल्कुल, अखिलेश जी। पहले हम सोच रहे थे कि ये मंच रहेगा, ऐसे हम खड़े होंगे। नहीं, अच्छा किया आपने, कम से कम इस गोमती के किनारे अगर अच्छा हम लोग गोमती का किनारा भी उधर से चल के देखेंगे। मैं आपसे ये पूछा अखिलेश जी कि क्या ये बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है, वो अभी भी रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दों से लड़ रहा है? क्योंकि ये सही बात है कि ये ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये ज़रूरत है, लेकिन इस ज़रूरत के ऊपर भी चीज़ें हैं। क्योंकि लोगों ने ये रियलाइज़ किया, जिस समय कोविड आया है, लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम से कम ऐसी मिल जाएं, जिससे कि उन्हें कहीं और भागना ना पड़े, दिल्ली ना भागना पड़े, और मेडिकल फैसिलिटी ऐसी हों, उनकी सेविंग्स ना चली जाएं उसमें। तो आगने वाले समय में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हों, कम से कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कुछ चीज़ें बने यहाँ पर। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा या हम ये नहीं करेंगे, जो हमारी बंद पड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बंद पड़ी हमारी एमएसएमईज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हम उनकी तरफ नहीं ध्यान देंगे तो शायद हम उत्तर प्रदेश को ना आगे ले जा पाएंगे, और बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी है उसको कैसे कम करेंगे। तो मैं समझता हूँ रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर अगर हम स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, और कम से कम स्टेट का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि अगर कोई इन्वेस्ट करने आए तो उसे लगे कि हाँ, इस स्टेट में उसकी हर तरीके से मदद होगी। जी हाँ, ये आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, मैं जब भी टेलीविज़न पर डिबेट होती है, बात करता हूं मैं, तो मैं उत्तर प्रदेश की बात करते हुए एक बात ज़रूर बताता हूं कि अप्रैल 22, 2021 संतोष कुमार नाम के एक व्यक्ति दाखिल हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज में। कोविड का दौर था और उनकी जो शव था उसको लावारिस शव, लाश मानते हुए जला दिया गया। उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गांव में और छोटे शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो राम भरोसे है। मतलब इतना तीखा उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत होती है तो ये क्रिमिनल कृत्य है, ये नरसंहार से कम नहीं है। मतलब आप देखें कोर्ट्स को, तो कोर्ट्स बहुत बड़े उन्होंने कड़ी बातें कही। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था पर हम लोग ध्यान नहीं देते, सरकारें ध्यान नहीं देती, या ये एक ऐसी चीज है जो अभी बाद में आएगी? नहीं, बिल्कुल कोविड के समय लोगों को जगा दिया, और इसलिए जगा दिया कि लोगों ने अपने करीब लोगों को, अपने रिश्तेदारों को दवा नहीं दिला पाए, इलाज नहीं करा पाए, उनको जान नहीं बचा पाए। उसकी वजह से मैं समझता हूँ जनता चाहती है कि जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें बजट बढ़ाना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी ने इस बात को मैनिफेस्टो में कहा है कि आज जो बजट है मेडिकल के लिए और मेडिकल एजुकेशन के लिए और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, इस बजट को लगातार 5 साल बढ़ा करके कम से कम उत्तर प्रदेश का जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो लोगों को मिलनी है, उसको प्रोवाइड करने का काम सरकार में होगा। आपने मैनिफेस्टो की बात की, आपके मैनिफेस्टो की मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि जब मैं पिछली बार आपको यहां मिला था तो आपने कहा था ये जो चुनाव होने वाला है, चुनाव से काफ़ी पहले मेरे ख्याल से मैं मिला था, आपने कहा था कि ये चुनाव बहुत गंदा होने वाला है। आपने कहा था देख लेना ये बहुत गंदा चुनाव होगा। आप चुनाव एक तरीके से प्रचार पूरा अब तो थम चुका है,
क्या कैसे देखते हैं आप ये जिस तरह से पूरा चुनाव हुआ? भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ चुनाव ले जाना चाहती थी उस तरफ चुनाव नहीं गया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि किसान, मजदूर, व्यापारी, बेरोजगार नौजवान, हर वर्ग के लोगों ने अपनी समस्या और अपना चुनाव समझा और इसी का परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता थे वो इसी कोशिश में थे कि कम्युनल इलेक्शन हो जाए, कम्युनल एज पे चुनाव लड़ा जाए, कुछ न कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि सोसाइटी में डिवीजन दिखाई दे। लेकिन मैं बधाई देता हूं जनता को कि जनता ने अपने मुद्दों को आगे रखा और बीजेपी के मुद्दों में कभी नहीं फंसे। मैं उन्हें, जनता को भरोसा दिला सकता हूं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी। जो जनता ने चुनकर के सरकार भेजी है उसी जनता की सरकार दिखाई देगी। जी हाँ। चल सकते हैं हम लोग आगे की तरफ भी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे जो चुनाव हुआ उसमें अगर पश्चिम की बात करें तो वहां भगाव और खदेड़ा हुआ, और मैं देख रहा हूं कि आगे जब बात हुई तो उठक बैठक भी हमने देखी, हमने मालिश भी देखी, हमने माफी भी देखी। अखिलेश जी, हो क्या रहा है ये? नहीं, क्योंकि जो पहला चरण का चुनाव था वहां किसान ने बहुत करीब से आंदोलन देखा था, किसान आंदोलन देखा था, और जब करीब से किसान आंदोलन उन्होंने देखा तो उन्होंने पुलिस का अन्याय और किस तरीके से सरकार के माध्यम से उत्पीड़न हुआ है वो उन्होंने देखा। तो पहले चरण का चुनाव गन्ने का चुनाव था, गन्ने का भुगतान समय पर हो जाए, बिजली जो महंगी थी वो कम हो जाए, और किसानों ने अपने मान सम्मान से उस चुनाव को समझा। इससे का परिणाम ये हुआ कि पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो गया। और फिर क्योंकि चुनाव में जो बंगाल में एक नारा चला उसी तरीके से फिर नारे बनाए गए, और जो उठक बैठक वाली बात है, बीजेपी के लोग जो उनके मेंबर्स हैं या जिनको टिकट मिली है कि वो जनता में नहीं गए 5 साल और जनता के लिए कुछ काम नहीं किया, तो वो उठक बैठक लगा के जनता से माफी मांग रहे थे। और दूसरा, जो मालिश करने की बात थी वो जनता को खुश करने की कोशिश में थे कि हम तो आपकी तेल मालिश करने के लिए भी तैयार हैं लेकिन हमें वोट दे दो। और तीसरा जो हम लोगों ने देखा कि दंडवत होकर के माफी मांग रहे थे जनता से। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने अगर 5 साल जनता के लिए काम किया होता, जनता की सुनवाई की होती, तो शायद उन्हें उठक बैठक, मालिश और दंडवत होकर के माफी नहीं मांगनी पड़ती। इसमें अगर आप रणनीतिक रूप से देखें, और इस पर मैं जान रहा हूं कि आगे भी बहुत चर्चा होने वाली है, बहुत कुछ लिखा जाने वाला है, कि एक जो आपने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को अचानक शामिल कर दिया, मंत्रियों को शामिल कर लिया, उसमें बीजेपी जिन लोगों का पत्ता काटना चाहती थी वो नहीं काट पाई और वो एक तरीके से फंस गई। क्योंकि चुनाव तो ऐसे ही लड़ा जाता है, बीजेपी चुनाव ऐसी लड़ती थी कि आखिरी वक्त में दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ती थी। मुझे याद है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बीजेपी ने लिया था और उससे एक संदेश गया था उत्तर प्रदेश में कि हाँ, अब बीजेपी के पक्ष में लोग आ रहे हैं। इस बार वही बीजेपी का जो फार्मूला था वही इस्तेमाल हम लोगों ने किया, और कहीं ना कहीं समाजवादी लोग इसमें कामयाब रहे कि बीजेपी अपने लोगों की टिकट नहीं काट पाई, क्योंकि जो इनकम्बेंसी है, जो नाराजगी है, वो उन्हीं के प्रति है जो विधायक थे। तो मुझे लगता है कि जो नाराजगी थी, क्योंकि बीजेपी संगठन वाली पार्टी है और संगठन वाली पार्टी होने के नाते उन्हें पता था कि किस किस की टिकट काटनी है, तो उन्होंने दूसरे प्रत्याशी भी तैयार कर दिए थे कि आपको टिकट भविष्य में मिलेगी। तो जब टिकट नहीं मिली तो ये दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी फंस गई, और उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग हरा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि और भी लोग आने वाले थे, आपने रोके? या बहुत सारे लोग आना चाहते थे, क्योंकि मैं कितने लोगों को एडजस्ट करता, एडजस्ट करने के लिए एक सीमा है कि आप अपनी पार्टी की सभी लोगों की टिकट काट करके एडजस्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी को साथ लेकर के आई, संजय चौहान जी को साथ लेकर के आई, महान दल को हम साथ लेकर के आए, आरएलडी को साथ लेकर के आए, अपना दल कमेरा उसको साथ लेकर के आए, चाचा की जो पार्टी थी उनको भी साथ लेकर के आए। तो समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जनता के बीच में लगातार मुद्दे उठा रहे हैं अपने, और अपने समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, उनको साथ जोड़ा जाए। तो उस दिशा में समाजवादी पार्टी ने काम किया। इस तरह से तो आपने कोशिश पिछली बार भी की थी, आप बीएसपी के साथ रहे, पर तब तो उतना कुछ हुआ नहीं आप जो चाहते थे। इस बार कैसे आपको उम्मीद है? क्योंकि जब बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ तो बीजेपी इस बात को कहने में कामयाब हो गई कि ये अलायंस कुछ लोगों का है, अच्छा, कुछ जातियों का अलायंस है, ये बड़ा अलायंस नहीं है।
इसीलिए मेरी कोशिश रही कि जो जाति के नेता हैं और जिनके पास संगठन है या क्षेत्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, तो उनको साथ लाया जाए। और अगर हमें छोटे दल भी मिले जिनका बहुत बड़ा संगठन नहीं है लेकिन वो जनता के बीच में लगातार काम करें, मान लीजिए उदाहरण के लिए गढ़वाना पार्टी थी, उनका बहुत संगठन नहीं है, एक हिस्से में संगठन है, तो मैंने उनको भी अपने साथ जोड़ा, उनकी भी यात्रा कराई। महान दल का कुछ कुछ पॉकेट्स में उनके पास वर्कर्स लीडर्स हैं, तो उनको मैंने यात्रा करवाई। इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जी का, क्योंकि राजभर समाज का वोट है, वो एक हिस्से में है, चौहान संजय चौहान है डॉक्टर, उनका एक हिस्से में वोट है, तो उन सबको साथ ला करके कोशिश की कि हर समाज की लीडरशिप समाजवादी पार्टी में दिखाई दे। जी हाँ। आपको क्या लगता है कि राजभर जी जो साथ जुड़े हैं उसका असर दिखाई देगा इस बार? नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी के आने के बाद, राम अचल राजभर जी के आने के बाद, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में राजभर जो लीडरशिप थी वो पूरी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई। और उसका परिणाम आप देखेंगे कि 7वें चरण में यही राजभर समाज के लोग, यही चौहान समाज के लोग, यही निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को 7 समुंदर बाहर फेंक देंगे। 7 समुंदर बहुत दूर फेंक रहे हैं अखिलेश जी। क्योंकि उनके मित्र लोग वहां गए हुए हैं। अच्छा, कौन है ये उनके मित्र? जो भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं थे हाँ। और भारत छोड़ो करके हाँ। तमाम पैसा बैंकों को ले गए, वो 7 समुंदर पारी तो हैं। अब ये सवाल मेरे पास था नहीं, पर इससे जो आप कह रहे हैं उससे ये सवाल निकलता है कि इस बार फेक वीडियोस बहुत चले। एक वीडियो चल गया कि आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं लंदन, एक पुराना वीडियो किसी ने निकाला। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी वो ऐसी पार्टी है जो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि टेक्निकली देवर साउंड। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमारी पार्टी या आजकल ऐप्स इतने हैं कि अगर कोई फेक वीडियो बनाता है, फेक वीडियो चलाता है, तो उसको तुरंत पकड़ा जाता है और काउंटर भी किए गए। जी, काउंटर भी किए गए। आइए चलते हैं हम लोग इस तरफ। ये देखिए, ये गोमती रिवर फ्रंट है, यही आपने बनवाया था अगर आपको याद हो। और सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी यहाँ गंदगी है, लोग पान खा के थूकते हैं, तो यहाँ भी थूका हुआ है। नहीं, ये नदी में भी गंदगी है। मैं ये चाहता था, यहाँ भी बहुत ज्यादा गंदगी। मैं चाहता था कि एक एग्जाम्पल दूं कि हाँ, शहर से नदी साफ बह सकती है। हाँ, मैं जब कभी बाहर जाता था और बाहर जाकर के मैं उन नदियों को देखता था, तो मुझे लगता था कि हम क्यों नहीं अपनी नदी भी साफ कर सकते। इसीलिए यहाँ पे आर्किटेक्ट और जो जानकार थे उनको मैंने साथ लिया और ये रिवर फ्रंट क्रिएट किया। मैं समझता हूँ ये काम अगर पूरा हो जाता, इसके अगर नाले रुक जाते, एक नाला जो दिखाई दे रहा है सामने, एक ये, और 900 मीटर केवल ये सरकार काम कर देती, तो शायद देश की ये पहली नदी होती जो शहर के अंदर साफ बह रही होती। लेकिन इनको किसी भी अच्छे काम से कोई लगाव नहीं है। हर विकास से, हर अच्छे काम से हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को नफरत थी। ये पूरा रिवर फ्रंट गरीबों आम लोगों के लिए था कि वो आके बैठ सकते थे। एक जगह ऐसी बनती जहां शहर में कोई आकर के बैठना चाहे तो शायद बैठ सकता था। और यही हमारा गंगा एक्शन प्लान 1 था। अगर आप मां गंगा को साफ करना चाहते हो तो बिना गोमती के साफ किए हो कैसे मां गंगा साफ हो जाएंगी? क्योंकि अंतर्गत यही नदी सैदपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। जी, एक बात तो हमने ये भी देखी अखिलेश जी, ये बात कहाँ तक सही है? आपने कहा कि अधिकारी जो हैं वो फोन करने लगे हैं, जो गॉसिप छपती है दिल्ली में उसमें ये भी छपा कि कई अधिकारी अब प्लान बना रहे हैं कि भाई अगले 5 साल तक सरकार आएगी तो नए काम क्या करने वाली है समाजवादी पार्टी के। क्या ये सब अफवाहें हैं या ये एक सत्ता का? क्योंकि अधिकारी समझ जाते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। ये अधिकारियों का यही एक उनका कह सकते हैं कमाल है कि वो सरकार के परिणाम आने से पहले जान जाते हैं कि किसकी सरकार आने वाली है। तो स्वाभाविक है, अधिकारियों को काम करना है तो सरकार में कैसे और खास बन जाए उस दिशा में हर कोशिश करते हैं अधिकारी लोग। जी, अगर बात करें अब आपके मैनिफेस्टो की और जो बड़े मुद्दे दिखाई दिए, मैं भी कई जगह गया वहाँ पर, एक तो ये जो छुट्टा जानवर वाला है, यानी मुद्दा ऐसा है कि देश भर में घटे हों पर दिल्ली में छुट्टा जानवरों की संख्या बढ़ी है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि 5 लाख रुपए अगर कोई मृतक हैं तो उनके कैसे इसका आप समाधान करेंगे? ये सरकार ने पहले तो मुद्दा बनाया और पूरे प्रदेश के लोगों को गुमराह किया और गुमराह कर करके उन्होंने योजना भी बनाई। योजना जो बनाई है उस योजना में इन्होंने पैसा लूट लिया। हजारों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में खर्च हुए होंगे गौशाला के नाम पर। ये अन्ना पशु, अन्ना जानवरों को कैसे नियंत्रण किया जाए, लेकिन सरकार ने वो पैसा पूरा लूट लिया। भविष्य में समाजवादी सरकार बनती है
तो एक्सपर्ट लोग या जो जानकार लोग हैं उनके सुझाव लेकर के या कहीं और अच्छा काम हो रहा होगा उसको देख करके क्या सुधार कर सकते हैं, अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। और यूपी में हर दिन कोई ना कोई घटना सांड की वजह से होती है। कई परिवारों के जो सदस्य हैं उनकी जान जा चुकी है, कई बच्चों की जान जा चुकी है। कल परसों ही देख रहे थे एक बुजुर्ग था, उनकी जान चली गई। तो ये बड़ी समस्या है, इसका समाधान होना ज़रूरी है। एक और जो आपने बात कही वो भर्तियों की बात कही, 11 लाख भर्तियों की बात कही, तो कैसे आप क्या करेंगे, उसमें क्या आपकी योजना है, कैसे आप लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि भाई अखिलेश यादव की सरकार ये काम जरूर करेगी? जब चुनाव में जाना था उससे पहले मैंने जानकारी की कि आखिरकार सरकारी पद कितने खाली हैं। तो जानकारी जो हासिल हुई उसमें लगभग 11 लाख पद खाली हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि फेजेस में 5 साल में 11 के 11 लाख पद भरे जाएं, और जब ये पद भरे जाएंगे तभी तो नौकरी मिलेगी नौजवानों को। इसके साथ साथ 3 साल से उत्तर प्रदेश की फौज की भर्ती बंद कर दी। यहाँ के बड़े पैमाने पे नौजवान भर्ती में जाते थे, फौज में जाते थे। ये प्रदेश वो है जिसके सबसे ज्यादा नौजवान फौज में जाते हैं। ये भर्ती नहीं की इन्होंने, तो भविष्य में जब समाजवादी सरकार बनेगी हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर केंद्र सरकार से कहें कि दोबारा फौज की भर्ती हो, और जो सहयोग प्रदेश सरकार को देना चाहिए वो पूरा सहयोग दिया जाएगा। जी, इसमें मैं देख रहा हूं कि करीब 2-2.5 साल पहले यहां पर 64 पीएन्स की नौकरी निकली थी और 92,000 लोगों ने अप्लाई किया। 5वीं क्लास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, और पीएचडी लोगों ने भी उसमें अप्लाई किया। 3,000 से ज्यादा लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे उसमें। यानी स्थिति ये बहुत खराब है नौजवानों की। नहीं, मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग का हब ना बना दें यूपी को, या जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं करेंगे तो शायद हम नौकरी और रोजगार नहीं दे पाएंगे। मैंने एक उदाहरण के लिए कहा कि जब समाजवादी सरकार थी तो 18 लाख के लगभग लैपटॉप बांटे गए थे, और इसी लखनऊ में एससीएल का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आया था। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में लगभग 5,500 लोगों को नौकरी मिली है, और उसके साथ और लोगों को भी रोजगार मिला है। अगर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इतना कर सकता है, और जितने भी लैपटॉप बांटे थे वो सब के सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए आईटी का भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें बड़े पैमाने पे नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। मैंने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि समाजवादी सरकार बनेगी, आईटी के सेक्टर में हम 22 लाख नौजवानों को अच्छे रोजगार दिलाने का काम करेंगे। तो एंड ऑफ डे ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। हम समस्या देख करके भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर बेरोजगार इतनी बड़ी संख्या में है तो सरकार को कोई ना कोई ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी या रोजगार मिल जाए। देखिए, ये सवाल है इसमें, लोहिया जी ने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात कही, और एक बहुत सवाल उठ कर आया, और बीजेपी भी कहती कि भाई वो पिछड़ों की बात करने वाली पार्टी है। क्या वजह है कि ये जातीय मतगणना वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं रह जाती है? हमने देखा कि निषाद बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि उनको ओबीसी से हटा के और नीचे ले शामिल किया जाए। तो ये आपको क्या लगता है कि इसमें आपका क्या रुख रहेगा? जातीय मतगणना की मैं बात कर रहा हूं। हम देख रहे हैं बिहार में तो पूरी की पूरी सरकार, सारा विपक्ष एक साथ है इसी मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी का और शुरुआती दौर से ही मुझे याद है, मैं लोकसभा में था उस समय, नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और देश के बड़े बड़े दक्षिण भारत के जितने नेता थे वो जाति जनगणना कराना चाहते थे। आज भी जब लोकसभा में बहस होती है और जब इस बात को रखा जाता है, दक्षिण भारत के सभी नेता, लगभग सभी नेता और अपने ये जितने भी नेता हैं उनकी मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। न कांग्रेस ने जाति जनगणना कराई, न बीजेपी करा रही है। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश में कहा है कि अगर हमें जाति जनगणना करानी पड़ेगी तो जाति जनगणना करा करके और कम से कम प्रदेश स्तर पे जो लाभकारी योजना है उनको आबादी के हिसाब से उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम दिल्ली वाले योजनाओं में तो शायद न दे पाए, लेकिन प्रदेश स्तर पे जितनी भी लाभकारी योजनाएं होंगी शुरुआती दौर में उनको आबादी के हिसाब से दिया जाएगा। जी, एक बात ये हो रही है कि भाई नमक खाया, लाभार्थी योजना और लोगों को राशन देने वाली बात, उस पर भी आपने अपने मैनिफेस्टो में बात कही है। हाँ, मैंने कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन जिस तरीके से मिलता आया है वैसे ही गरीबों को राशन मिलेगा, और राशन के साथ साथ 1 किलो मिल्क पाउडर,
1 किलो घी और 1 लीटर सरसों का तेल भी देंगे। और ये मैं पहले भी कर चुका हूं, ये कोई नया नहीं हमारे लिए। मुझे याद है जब सूखा पड़ी थी बुंदेलखंड में, समाजवादी पैकेट में ये सब चीजें थी, आलू भी था, चावल भी था, दाल भी थी, और ये सब चीजें मैं पहले भी दे चुका हूं। और बजट लगता है इसमें, अगर प्लानिंग होगी तो मैं समझता हूं आने वाले समय में इन चीजों को दिया जाएगा। पर ये बताइए कि क्या ये सवाल इसमें लोग करते हैं कि भाई सरकारें उनको एक तरीके से जो एक कहानी है ना कि मछली दे रही है, मछली पकड़ना नहीं सिखा रही है। मतलब आप उनको खाने के पैकेट देंगे, अनाज के पैकेट देंगे, उनको कमाने के साधन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो अभी आज तो भूख की जरूरत है, कैसे मिटे। लेकिन हमारे जो मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम हो, प्राइमरी एजुकेशन में अच्छा काम हो, आपका कैसे जो इंडस्ट्री हब रहा है यूपी, एमएसएमई का हब है यूपी, और कोई जिला ऐसा नहीं जिसकी अपनी एक इकोनॉमी ना हो। अगर हम उन चीज़ों को नहीं ठीक करेंगे और संभावनाएं को नहीं ढूंढेंगे तो हमारे गरीब और गरीब होते रहेंगे। इसलिए पढ़ाई और संभावनाएं ढूंढ करके कि जो लोग गरीब हैं उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाएं, जो पीछे छूट गए उनके लोग पढ़ लिख करके कैसे नौकरी रोजगार पाएं, उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। जी हाँ। एक बात, हम लोग इस समय लखनऊ में हैं, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी बहुत हैं, पुराने ऐसे कर्मचारी बहुत हैं जो रिटायर हो चुके हैं, प्रदेश भर में हैं जिनसे मैं मिला, सब ये जो पुरानी पेंशन योजना है उसकी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने जब ये फैसला लिया उससे पहले कर्मचारियों के जितने संगठन थे उन कर्मचारियों के संगठनों से बातचीत की, और वित्त के बारे में जो अच्छा जानकारी रखते हैं, फाइनेंशियल जो चीज़ों को समझते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनसे राय मशवरा कर करके मैंने ये फैसला लिया कि समाजवादी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी। और उसका परिणाम देखिए, यूपी के बाहर और भी प्रदेश हैं वो भी अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही दी जाए। जी हाँ। अखिलेश जी, दूसरी जो एक आपने बात करी वो घी मुक्त तेल के बाद, कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पूर्व कुल मिलाकर ये वाला जो चुनाव था, पिछले चुनाव में भी रिस्पांस बहुत था, इसमें भी रिस्पांस है, क्या आपको खुद क्या महसूस होता है? पहले जरूर रिस्पांस था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के खिलाफ नाराजगी है। और नाराजगी इस हद तक है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि चुनाव कब होगा। और कमाल तो बीजेपी का है, ये इतने बड़े जानकार लोग हैं, इन्हें यही नहीं पता है कि जनता के बीच में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है, और उसका परिणाम आप देखेंगे जब वोट पड़ेगा और जब रिजल्ट आएगा वो आपको दिखाई देगा। जी हाँ। और ये भी इस बार जो भाषा है वो बहुत तरह तरीके से हमने बीजेपी की सुनी, हमने गर्मी सुनी, चर्बी सुनी, हमने इस तरह की बातें सुनी। आपको लगता था कि ये सब सुनाई देगा इस बार चुनाव में? ये तो अभी कम बोला है, क्योंकि अभी बीजेपी के लोग तो और भी कुछ बोल रहे हैं, उनके लोग न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। इस आतंकवाद से क्या लेना देना यूपी के चुनाव को लेकर के? आप उन अल्फाबेट्स को लेकर के क्या क्या कह रहे हैं? आपके एबीसीडी सिखा रहे हो जनता को आप। जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये तमाम बड़े बड़े नेता बीजेपी के आकर के झूठ बोल रहे हैं। उनके भाषण देखिए, भाषण में लगातार झूठ बोल रहे हैं वो लोग। अगर दिल्ली से आए हुए मंत्री जो बड़े पदों पर बैठे वो झूठ बोलेंगे तो आखिरकार लोकतंत्र में क्या जनता से उम्मीद करेंगे? लेकिन जनता आज के समय पर समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलती है, इनका हर वादा जुमला निकलता है। इन्होंने मैनिफेस्टो में जो बातें की वो ज़मीन पर नहीं उतारी, और इन्हीं की वजह से आज उत्तर प्रदेश में कोई कारखाना उद्योग नहीं लगा। ये बीजेपी के लोग वो हैं जो कह रहे थे यहाँ मिसाइल बनाएंगे, बीजेपी के लोग कह रहे थे यहाँ बम बनेगा। मैं पूछता हूँ कि माचिस की तिल्ली अगर यूपी में कहीं बनाई हो तो बता देंगे। ये जो आपको गुस्सा आया जब ये भी बात हुई कि भाई साइकिल जो है उसको कोशिश की गई कि उसको आतंकवाद से जोड़ने की? ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है, उनकी स्ट्रेटजी में नहीं फंसेंगे तो दोबारा किसी ने उसके बारे में नहीं कहा, साइकिल के बारे में। और फिर साइकिल के बारे में क्या कहना, वो अपनी नाकामी पे वोट मांग रहे थे। जिस समय ये घटना रही होगी उस समय मुख्यमंत्री कौन था? जिस समय घटना हुई उस समय वहां के होम मिनिस्टर कौन थे? जिस समय ये घटना हुई उस समय बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी अपनी नाकामी पे वोट मांग रही थी और नाम ले रही साइकिल का। इसीलिए उन्होंने एक बार बोला, लेकिन दोबारा उनकी हिम्मत नहीं पड़ी वो दोबारा बोलने के लिए। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्तर गिर रहा है वो आप काम करने से छुपाने से, काम को छुपाने की वजह से हुआ, काम को छुपाने की कोशिश में हुआ? इन्होंने क्योंकि काम नहीं किया,
बुनियादी मुद्दों पे बहस नहीं की। डीजल पेट्रोल महंगा है, खाद नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, किसी भी किसान को उसकी आय और पैदावार की कीमत नहीं मिल रही है, गन्ना किसानों का अभी भी बकाया है, बिजली महंगी हुई है, यूपी में जो बिजली के बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे उनको पूरा नहीं किया। तो ये जो मुद्दे बड़े थे, जो जनता के मुद्दे थे, उनको इन्होंने नहीं छुआ और ये बड़े बड़े उससे भी बड़े मुद्दों पे बहस कर रहे थे। इसलिए जनता इनसे नाराज है। जनता कुछ नहीं भूली है। वो मजदूर नहीं भूले कि कैसे पैदल चल कर के आए, वो किसान नहीं भूले कि किस तरीके से अपमानित हुए हैं, कोविड में जिस तरीके से लोगों की जान गई है वो परिवार नहीं भूले हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी नाकामी को छिपा करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही है। अखिलेश जी, इसमें आपने एक जो बहुत एक बड़ी बात कही, हम आगे चलते हैं कि आपने एक जो बड़ी बात कही वो ये थी कि किस तरीके से इस बार इसका जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है इन चुनावों का वो नहीं हो पाया, वो कोशिश के बावजूद नहीं हो पाया। आपको इसकी बड़ी वजह क्या लगती है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोशिश के बावजूद ये हो नहीं पाता है? इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जनता अपनी परेशानी और तकलीफ में परेशान थी। जनता महंगाई से परेशान है, जनता को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, महंगी हुई, उनका रोजगार, नौकरी छिन गई। कोविड के समय पर रिक्शे चलाने वालों का क्या हुआ, ठेला चलाने वालों का क्या हुआ, जो दैनिक काम करते थे उनका क्या हुआ। तो देखा उन्होंने कि सरकार ने कोई मदद नहीं की उनकी, और हर चीज़ महंगी हो रही है। आज सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, आज डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया सरकार ने। जिस समय इन्होंने फ्री सिलेंडर दिए थे उस समय लगभग 400 रुपये कीमत थी। आज जब वोट मांगने आ रहे हैं 1000 रुपया है, आज वो उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं। जो शौचालय बनाए थे उन शौचालयों को सब बर्बाद हो गए, उसमें कोई पानी नहीं है। तो जो इन्होंने मुद्दे पहले उठाए थे वो ज़मीन पर नहीं है, सच्चाई नहीं है वो, इसलिए ये बुनियादी मुद्दों से दूर हट गए और इसी तरह के मुद्दे इन्होंने उठाए। और एक ये जो सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण की और एक जो तनाव पैदा करने की एक तरीके से शांति बनी रही पूरे, ये बात तो है पूरे चुनाव के दौरान तमाम कोशिशों के बावजूद। बीजेपी की कोशिश थी कि कुछ न कुछ समाज में, लोगों के बीच में नफरत फैला करके, झगड़ा लगा करके, झांसा दे करके वोट ले लिया जाए। लेकिन मैं बधाई देता हूं जनता को कि जनता ने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के उठाए हुए मुद्दों में उनके झांसे में नहीं आई जनता। जी हाँ, एक बात, अगर ये सब देख रहे हैं, कल तो मैं था वहां, तो ये भी नारे लग रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो, अखिलेश यादव हो। नहीं, वो तो किसी ने नारे लगा दिए होंगे। जी, मैं नारों की बात बता रहा था। आप मुझे एक तो बताएंगे कि अच्छा नारा इस बार आपका कौन से सुनाई दिया, पर मैं उससे ये पहले पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ इस तरह से बनाया है कि प्रायोरिटीज क्या क्या होनी चाहिए इस राज्य की, जिस स्थिति में आज राज्य है 5 साल के बीजेपी के शासनकाल के बाद, उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो राज्य में सुधरनी चाहिए, की जानी चाहिए? सबसे पहला काम यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जिस तरीके से समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे बन रहे थे, जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा जा रहा था, बिजली के बड़े बड़े कारखाने लग रहे थे, आपका नदियों का सफाई शुरू हो गई थी, तालाब खोदने का काम शुरू हो गया था, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी, आपके इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के आए थे। तो मैं समझता हूँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर कर लें, सड़क हो, आपके हाईवेज अगर बेटर हो जाए, बिजली बेटर हो जाए, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी हो जो कि इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई तैयार हो जाए, ये बेसिक है। हेल्थ सेक्टर आपको बेहतर करना, इन चीज़ों को बेहतर करने की प्रायोरिटी होगी। साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखी है, ओल्ड पेंशन बहाल हो, आपकी 300 यूनिट बिजली माफ़ हो, साथ में किसानों की सिंचाई माफ़ हो। किसान को हमेशा आंदोलन करना पड़ता है अपने गन्ने के भुगतान को लेकर के, इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार बनेगी तो अलग से बजट का पैसा रखा जाएगा, फार्मर्स कॉर्पस फंड होगा, किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाएगा। तो बच्चों के लिए जो पढ़ाई को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शिक्षा विभाग में नौकरी मिल सकती है, वो पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। जैसे बीएड टेट वाले लोग हैं, वो हैं, शिक्षा मित्रों के साथ धोखा हुआ, नई भर्ती बीटीसी की हो, बीपीएड वाले हैं, तो नई भर्ती भी हो, साथ साथ पुरानी समायोजित भी हो, तो शायद शिक्षा विभाग में पर्याप्त टीचर्स होंगे जिससे कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो बेसिक एजुकेशन हमारी बर्बाद कर दी इन्होंने।
तो ये काम है जो ज़रूरी सरकार को उठाने चाहिए और करने चाहिए। ये दो तीन बातें हैं, जैसे आपने एक्सप्रेसवे की बात की, एक्सप्रेसवे पे आपने आगरा के पास हवाई जहाज उतारे थे, इन्होंने भी उतार दिया, ये कह रहे हैं हम भी बना रहे हैं, हम ज़्यादा सस्ता बना रहे हैं बल्कि। नहीं, वो गलत बात है। उन्होंने, क्योंकि जब कभी भी कोई आंकड़े देखेगा और जब कोई चीज़ को देखेगा ढंग से, तो वो पाएगा कि इन्होंने जो एक्सप्रेसवे बनाया है वो बर्बाद कर दिया। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो डिज़ाइन थी, जिस कॉन्सेप्ट से वो बनना चाहिए था, उससे समझौता किया गया। केवल ये दिखाना कि सस्ता बनना है, लेकिन उसकी आपने सिक्योरिटी से खिलवाड़ कर दी, उसकी राइडिंग क्वालिटी से आपने खिलवाड़ कर दिया, एक्सप्रेसवे की सेफ्टी से खिलवाड़ कर दिया। और ये विजन समाजवादियों का था, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री हरकुलस से हवाई हाईवे पे उतर पाए हैं। अगर उन्हीं का विजन था तो देश में कहीं और हाईवे क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अगर उनका विजन था तो गुजरात में कोई एक ऐसी सड़क हमें बता दीजिए जहां पर फाइटर प्लेन पहले उतरे हों 10 साल पहले। कम से कम समाजवादियों ने ये विजन दिया कि एक्सप्रेसवेज ऐसे बनाए जाते हैं और ऐसे ये उसके ऊपर एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं। जी हाँ। एक बात जो फार्मर्स की आपने बात की और किसानों की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है किसानों की। आप कह रहे हैं कि एमएसपी दिया जाएगा, क्या ये सभी फसलों पर दिया जाएगा या जिन फसलों पर एमएसपी दिया जाता है उन्हीं पर दिया जाएगा? कैसे आप ये देंगे, क्योंकि एमएसपी देना बहुत भारी, उसमें बीजेपी ने भी कहा था और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग ये नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लिख के दिया था। कैसे आप इसकी व्यवस्था करेंगे? देखिए, जो एमएसपी है, एमएसपी देने के लिए मैंने टीम, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको मैंने लगाया है और जो केंद्र सरकार से हमें सहयोग चाहिए होगा वो भी लेंगे और निश्चित करेंगे कि हमारे फार्मर्स को एमएसपी मिले, हमारा मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। और आज अगर उत्तर प्रदेश या कोई प्रदेश सरकार चाहेगी तो किसानों को एमएसपी दिया जा सकता है और एमएसपी कैसे मिले उसके लिए भी तैयारी करेंगे सरकार बनने पर। जी, ममता बनर्जी की स्पीच चल रही थी, आप बड़े ध्यान से देख रहे थे और जो वो कह रही थी आप बार बार वो शायद जयंत को भी बता रहे थे। क्या सीखा आपने, उनका जो कनेक्ट है लोगों के साथ, क्या सीखा? ममता बनर्जी बनारस में आई थी आपका प्रचार करने के लिए। देखिए, वो मैं आदरणीय ममता बनर्जी जी को बहुत पहले से देख रहा हूँ। वो कम से कम एक बहुत सिंपल लीडर हैं और सिंपल लीडर के साथ साथ जो सिंपलिसिटी है वो तो है ही है। कम से कम वो सीधी बात करती हैं। उनके भाषण में आप कहीं कोई छिपी हुई चीज़ नहीं देखेंगे। जो घटना हुई वो बताई उन्होंने कि मेरे साथ ऐसे 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 हुआ और मैं ऐसी नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं बहादुर हूँ। तो ये सामान्य बात है जो हर एक को पसंद आती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो बातें उन्होंने कहीं लोग मान रहे थे कि हाँ वो अपने दिल से कह रही हैं और इसी वजह से उनके प्रति, उनके भाषण से लोगों का जुड़ाव दिखाई दिया। लोग तो ये कहते हैं जिस तरह से ममता बनर्जी ने लगातार लड़ते हुए वहाँ जो वामपंथी थे उनको उखाड़ा, अखिलेश भी अगर इस तरह से लगातार लड़ते तो वो मजे जाते अच्छी तरीके से और चमक आती है अच्छी। और नहीं, हम लोग भी बहुत लड़े, लगातार लड़ते रहे और उसी का परिणाम ये है कि आज समाजवादी पार्टी सबसे विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में खड़ी है। विकल्प के रूप में खड़ी है। ऐसा नहीं है कि पार्टी लड़ी नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग जगह जगह लड़े हैं, समय पे लड़े हैं और लगातार आंदोलन संघर्ष करते रहे हैं। जी हाँ। परिवार पे आए तो पिताजी चुनाव प्रचार में दिखाई दिए, एक जगह प्रचार में क्या अपने ही लोगों के बीच में रहे? नेताजी, क्योंकि नेताजी का स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है और नेताजी क्योंकि जब टीवी पे देखते हैं और उन्हें चुनाव के बारे में जानकारी है तो उनकी भी इच्छा होती है कि ज़िंदगी जिन्होंने गुजार दी हो पूरी चुनाव में और राजनीति में, तो स्वाभाविक है उनका भी इच्छा होती है कि वो जाएं और चुनाव प्रचार करें। तो मुझे खुशी है कि पहली बार जब वो प्रचार करने आए तो मैनपुरी में उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार किया। लोगों ने तमाम बातें कहीं, बीजेपी के लोगों ने तमाम बातें कहीं, लेकिन उन्हें ये कम से कम जानना चाहिए कि नेताजी जहाँ पढ़े थे, जहाँ उन्होंने पढ़ाया, जहाँ उन्होंने जीवन भर जनता के बीच में रह करके सेवा की या जिससे वो सीधा सीधा उनका संबंध है, उस क्षेत्र में वो वोट मांगने गए थे पार्टी की। अभी 2 दिन पहले फिर वोट मांगने गए, वो भी उनके लिए मांगने गए कि जो उनके पुराने साथी थे। उनका बेटा मल्हनी से चुनाव लड़ रहा है और बेटे ने फ़ोन किया कि वो चाहते हैं कि उनके यहाँ कार्यक्रम हो जाए। नेताजी ने स्वीकार किया। तो कम से कम नेताजी का जीवन पूरा राजनीति में रहा है और जिसका जीवन पूरा राजनीति में रहा हो, स्वाभाविक उसे अगर पता लगेगा कि चुनाव है और कोई बुला रहा है तो मैं जरूर जाऊंगा। स्वास्थ्य नहीं बेहतर है, उसके बावजूद भी वो चुनाव में जा रहे हैं। हम लोग कई बार लोकसभा के लिए मना करते हैं कि आप लोकसभा में मत जाइए, लेकिन नेताजी पुराने नेता हैं, वो लोकसभा का एक दिन भी छोड़ना नहीं चाहते।
तो ये बीजेपी वालों को समझना चाहिए कि नेताजी आज के नेता नहीं है, बीजेपी गिनती में 1-2 रही होगी तब के वो नेता हैं। जी हाँ, आखिरी 2 सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगा इस बार कौन सा ऐसा नारा था जो बहुत चला? अगर मैं समझता हूं जो जनता के बीच में जो मैंने देखा जी, एक तो गाना आरएलडी आई रे, हाँ, वो जो गाना चला हाँ, वो मैंने देखा कि उसका रिस्पांस क्या है RLD, जनता के हाँ, बीच, आरएलडी आई रे। हाँ, और फिर इधर तो समाजवादी पार्टी के गाने कई बने, कई तरह के नारे दिए, हाँ, लेकिन एक नारा था कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाओ। हाँ, ये और चला। कई बार खदेड़ा होना, क्योंकि कहीं खदेड़ा होना भी नारा आया। हाँ, और सबसे लोकप्रिय अगर कुछ हुआ हाँ, तो यूपी में काबा, हाँ, वो शायद मैं समझता हूँ फर्स्ट सेकंड फेज के बाद हम्म, सबसे लोकप्रिय नारा या गाना या जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा चिढ़ हुई हो, हाँ, वो वही गाना था, हाँ, यूपी में काबा। हाँ। तो आप जब अपनी गाड़ी में जाते हैं, अपने रथ में जाते हैं, उसमें आप ये गाने सुनते हैं, पीछे चलते रहते हैं, हालांकि उस समय तो लोग भी बहुत होते हैं अपनी बात बताने नहीं, के लिए। मैं गाना तो नहीं सुनता हूँ, लेकिन जो पार्टी का गाना जो रथ पे चलता है वो स्वाभाविक है, क्योंकि रथ में चला है तो सुनाई देगा। ठीक है, जो आपको आखिरी सवाल है, ये आपसे सब लोग पूछेंगे और पूछ रहे होंगे, कितनी सीटें हैं? अब आप ये मत कहिएगा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं और ये तो। मैं चाहता था कि 400 सीटें जीत जाऊं, हाँ, और मैंने 400। पहले दिन टारगेट फिक्स किया था, गठबंधन और हम लोगों ने मिलकर के इस बार 400 सीटें जीतनी है। हाँ, अब मैं ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी 300 सीटें जीतने जा रही है। गठबंधन, समाजवादी पार्टी और गठबंधन मिलकर के 300 सीटों के करीब गठबंधन पहुंच जाएगा। हाँ, इसमें आपने ये, आप जब ये अनुमान लगाते हैं तो ये केवल ऐसे ही अनुमान लगा देते हैं कि आप बाकायदा सीटें जोड़ते हैं? आजकल तो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, जहां आप डेटा के साथ खेल सकते हैं। तो जब डेटा को मिलाते हैं आप और आप देखते हैं कि अगर हम ये कैंडिडेट यहाँ लड़ाएं, बीजेपी इस कैंडिडेट को लड़ाएगी, या जो भी एनालिसिस करें, तो उससे हम देख सकते हैं कि हम किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं। तो जो शुरुआती दौर में हमारी कोशिश थी कि 400 सीटों का टारगेट रखिए, और जब टारगेट 400 सीट का है तो अचीव किया ना 300 हमने। जब परिणाम आएगा आपका 10 तारीख को, तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन 300 के करीब पहुंच गया। कितने दावेदार तो कई मुझे दिख रहे हैं, कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में सोच रहे हैं आप? नहीं, अभी कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर की किसी भी गठबंधन से बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई? कोई पहले से सेटिंग नहीं है कि भाई इस बार सरकार आएगी तो आप बनेंगे? नहीं, लेकिन यह है कि उन सबके गठबंधन के लोगों को सम्मान बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, तो और अगर बीजेपी ज्यादा बनाती तो मैंने कहा हम ज्यादा बनाएंगे, उनसे ज्यादा बनाएंगे। हाँ। मैंने तो ये कहा था कि अगर बीजेपी 4 डिप्टी सीएम बनाएगी तो हम 8 डिप्टी सीएम बनाएंगे। नहीं तो बनाएगा तो एक ही ना, या तो वो बनाएंगे या आप बनाएंगे। हाँ, तो अगर वो तो आप बना ही नहीं सकते क्योंकि हाँ। सरकार से बाहर हो रहे हैं। हाँ, तो आप क्या उनके 2 थे? हमारे गठबंधन के सभी लोगों को सम्मान मिलेगा और जितने भी सीनियर लीडरशिप है उनको साथ लेकर के सरकार चलाएंगे। अखिलेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि अगर कमी बेसी हुई तो छोटे जो दल हैं उनको खरीदने, लूटने, समझाने, लुभाने, धमकाने, तरह तरह से घेरने, इस तरह की बातें होंगी। हालांकि चुनाव इतना तीखा हुआ है, क्या ये भी कहीं है आपकी रणनीति में? देखिए, ये स्वाभाविक है और हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन में वोटर्स को खरीदते तो हैं लोग, लेकिन कई बार वोटर खरीदने से चलता नहीं है। बहुत पैसा चलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बहुमत बदल देंगे। हाँ, विधायकों को हम लोगों ने खरीदते और बिकते देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का इस बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई मौका मिलने वाला नहीं है। ऋषभ, आपने जो तय किया था उससे कहीं ज़्यादा समय दिया। नहीं, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।